सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। तो हाँ, ये हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हो या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोसेस से रिलेटेड जब आप काम करते हैं तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। तो इसे हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट प्लान जो और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है जब भी हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको इन दोनों की ज़रूरत है। तो इन दोनों से आपके कई इन दोनों चीज़ों से आपके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप प्रोजेक्ट को कम से कम बजट या कम से कम टाइम में आप इसे कंप्लीट कर सकें। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होती क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है जब भी आप प्लान करते हो प्रोजेक्ट को लेके, जैसे कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है और उसके आपको मेजर्स देखने होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा। तो आपको ये चीज़ें पहले प्रिडिक्ट करनी होती है। वो आप किस तरीके से करते हो उसको अच्छे से प्लान करके, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद आप इसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग में आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं जिससे आपका टाइम कम बचे उस प्रोजेक्ट में। टाइम बचे प्रोजेक्ट में मतलब कि आप अगर जितना आपकी डेडलाइन हो उसके पहले आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, या फिर आपका जितना भी बजट हो उस बजट के पहले आप उसे कम मतलब उस बजट से कम में आप उस प्रोजेक्ट को बना सकें। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और ये एक आप इसे अगर शॉर्ट में कहें तो इसे हम एस्टिमेटिंग कह सकते हैं, मतलब कि आपके जो भी प्रोजेक्ट में चीज़ें लगने वाली हो उसका एस्टिमेट निकालना, ये आप चीज़ें प्रोजेक्ट प्लानिंग में करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, तो कुछ इस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो जिससे आप बेटर और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना पाओ। तो कुल मिला के आप एस्टिमेट निकालते हैं। और उसी उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कंपोनेंट होते हैं प्रोजेक्ट जब आप प्लान करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं कि आप उसे क्यों बना रहे हो, आपके पास उसका क्लियर गोल होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं, जैसे आपने क्रिक बस देखा होगा कि वो हमें लाइव क्रिकेट स्कोर बताता है। तो हमारे दिमाग में भी ऐसे ही कुछ प्लान चल रहा है कि हमें एक एक क्रिकेट स्कोर ऐप बनाना है जो कि लाइव स्कोर दिखाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप किस तरीके का ऐप बनाना चाहते हैं। आप लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप बनाना चाहते हैं। तो अगर आप उस लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप को बनाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से रखना चाहते हैं, वो चीज़ें आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मतलब आपका क्लियर होना चाहिए। अब आपको वो चीज़ बनानी तो है, लेकिन आपको ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप वो लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप बनाना चाहते हैं, तो आपको ये मेजर्स ध्यान में रखने होते हैं कि आप टाइम मतलब कि आपके पास उतना टाइम है उसे बनाने का, आपके पास वो उसके उसको लेकर कॉस्ट है आपके पास, मतलब कि उसमें जितना भी बजट लगेगा वो है आपके पास। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, आप भले ही आप लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप या कुछ और बना रहे हो या कोई और प्रोजेक्ट पे सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप उसे अचीव कर पाओगे, मतलब कि आप में वो कैपेबिलिटी भी और वो चीज़ आप अचीवेबल है। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर देखनी होती है। फिर हम देखेंगे स्कोप डेफिनेशन। तो स्कोप क्या होता है? स्कोप हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी पढ़ा हुआ है। स्कोप मतलब कि आप कह सकते हैं कि बाउंड्रीज को डिटरमाइन करने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आप उसे कहाँ तक मतलब यूज कर सकते हैं, क्या क्या रेंज है उसकी, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट जो हमारा लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप है, तो हम देख सकते हैं कि उसमें हम क्रिकेट के स्कोर दिखाएंगे लाइव जो चल रहे हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहे हैं। उसके अलावा हम प्लेयर के स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कस्टमर आया है आपकी इस ऐप पे विजिट करने और वो किसी प्लेयर के नेम पे क्लिक करता है, तो जब वो क्लिक कर रहा है तो तब उसे उसके प्लेयर स्टैटिस्टिक्स दिखा दे, कैरियर इन्फॉर्मेशन दिखा दे। तो ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो।
तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको अपनी ऐप में क्या-क्या इंक्लूड करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कई कुछ अनऑफ़िशियल मैचेस भी होते हैं। तो सिर्फ़ मनी ओरिएंटेड से तो वो तो क्रिकेट का टॉपिक है। तो उस हिसाब से आप ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मुझे वो T10 मैचेस नहीं रखने अपने स्कोर ऐप में, या मुझे कुछ टीम्स के मैचेस नहीं रखने। तो आपको ये चीज़ें, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या इंक्लूड करना है अपने ऐप में और आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है अपने ऐप में। आपकी लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके बजट पे भी कभी-कभी डिपेंड करती है और आपके टाइमलाइन पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे पार्ट्स में बनाना होता है। तो हम क्रिकबस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब क्रिकबस में मैं अगर होम पेज खोलूँ या मतलब कि अपन कोई भी ऐप खोले, तो उसमें छोटे-छोटे पार्ट से डिवाइडेड होता है। जैसे क्रिकबस में आपको एक एक सेक्शन मिल जाता है होम का, जहाँ पर आपको जो भी लाइव करंट बड़ा मैच चल रहा हो, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, उस कंट्री का आपको जो पहला मैच चल रहा होता है, वो आपको फर्स्ट पेज पे ही दिखा देता है। उसके साथ उनके कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, उसी के साथ-साथ वहाँ पर उनके कुछ एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर सेक्शन होता है मैचेस का, कि कुछ अपकमिंग मैचेस या प्रीवियस मैचेस रिजल्ट्स और जो भी दुनिया भर के मैचेस चल रहे हैं जो उन्होंने ऐड कर रखे हैं अपनी ऐप में, वो उन्हें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम एक वीडियो सेक्शन मिलता है, ऐसे न्यूज़ सेक्शन मिलता है, फिर अलग-अलग इस तरीके से सेक्शन मिलता है। तो अब ये जो सारे सेक्शन हमने देखे, अब वो कोई एक आदमी तो बैठ के बना नहीं रहा होगा कि भाई मैं आर्काइव्स का भी सेक्शन बना लूँ, मैं शेड्यूल्स का भी सेक्शन बना लूँ, मैं रिजल्ट्स का भी सेक्शन बना लूँ, मैं रैंकिंग्स का भी सेक्शन बना लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको स्मॉल-स्मॉल पार्ट्स में सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को बाँटना होता है। सब उसे जैसे कि हमारे पास एक स्कोर ऐप बनाना एक टास्क है, तो हम उसे सब टास्क में बाँटेंगे। जैसे कि उसे हम होम पेज के तौर से अलग से देखें, मैचेस का जो पेज होगा वो अलग होगा, वीडियोज़ के पेज को हम अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। मतलब आपका फॉर्मेट तो वही होगा, लेकिन उसे अलग-अलग लोग तैयार करेंगे और उसे जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम उसे बेटर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमें ये भी, मतलब कि इससे मतलब कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस पेज में कितना टाइम देना है, मतलब किस पेज को किस तरीके से डिज़ाइन करना है और उसमें कितना टाइम लगेगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट शेड्यूल देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको एक टाइमलाइन बनानी पड़ती है। जैसे कि आप अब आपके पास मतलब एक सफिशिएंट टाइम है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जितने दिन फ्री हो आप पूरा टाइम उस लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप को ही देना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव अपना देख लिया, फिर उसके बाद आपने ऐप को स्मॉल पार्ट्स में भी बाँट लिया और हमने स्कोप भी देख लिया, उसमें हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये 3 चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद आप ये भी डिसाइड करते हो कि आपको बनाना कब शुरू करना है और बनाना किस दिन ख़त्म करना है। मतलब कि आपका किस दिन तक तैयार हो जाना चाहिए। ये चीज़ आपको उस प्लानिंग में डिसाइड करनी होती है। और ये जो प्लानिंग होती है आपको ओवरऑल, मतलब कि थ्रू द प्रोजेक्ट करनी होती है। जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तब तक आपका प्रोजेक्ट प्लान भी चलता रहता है, प्लानिंग चलते रहती है। तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि आपको कब शुरू करना है, कब खत्म करना है। ये चीज़ें ज़रूरी है। फिर उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आपको इस पेज में इतना टाइम देना है, उस पेज में उतना टाइम देना है। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है कि आपको कितना टाइम किस पेज को देना है, या फिर कितने रिसोर्सेज वहाँ लगाने हैं। अब जैसे आपको क्रिकबस का होम पेज बड़ा ही इंटरैक्टिव दिखता है, लेकिन अगर आप उसके मोर सेक्शन में जाओ, तो वो उतना इंटरैक्टिव नहीं लगता है। पर्सनल मैं बताऊँ तो वो उतना इंटरैक्टिव नहीं होता है उनने, क्योंकि वो पीछे का साइड का पेज है, तो उस पे उन लोगों ने उतनी मेहनत नहीं करी हुई है। उसके बाद हम रिसोर्स एलोकेशन देख रहे हैं, तो ये आपको रिसोर्स एलोकेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आप जो हमने देखा कि रिसोर्स को एलोकेट करना, मतलब कि किस चीज़ में कितना टाइम लगेगा, और जो हमारी जैसे टीम है, तो उस टीम में कौन सा, मतलब जो मेंबर है वो क्या काम करेगा उस हिसाब से। और इसके बाद हम देखते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो रिसोर्स होते हैं हमारे वो फुल्ली ऑप्टिमाइज होने चाहिए, मतलब यूटिलाइज उनका अच्छे से होना चाहिए। बिकॉज आपका बजट है, उसमें आपको ये रहता है कि आपका जितना भी बजट है वो कम्प्लीटली इस्तेमाल हो अच्छे से, वो उस तरीके से एलोकेट किया जाए उन रिसोर्सेज को, जिससे वो चीज़ें बेटर तरीके से यूज़ हो
और आपका बजट ओवर बजट ना हो और ना ही मतलब कि हो सके तो कम हो जाए। उसके बाद हम रिस्क असेसमेंट देखते हैं। तो अलग अलग ऐप में जैसे कुछ पेमेंट्स ऐप होते हैं, वहाँ पर आपको रिस्क होता है पेमेंट का। आप ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ पेमेंट का ही रिस्क होता है। यहाँ पर आपको अपना डेटा चोरी होने का रिस्क होता है। जब भी आप किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हो तो कस्टमर का परमिशंस मांगता है। तो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि जो भी हम हमारे प्रोजेक्ट जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैंने तो आपको एज अ कस्टमर एग्जांपल दिया, लेकिन अगर रिस्क असेसमेंट हम एक एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर से देखें तो कि हमारे लिए जो रिस्क बन सकते हैं। अब जैसे कि मैं क्रिक बस ऐप बना रहा हूँ, अब वो क्रैश कर जाए या मतलब कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाए कि यूजर्स के डेटा जो हमारे कस्टमर्स के डेटा है वो मतलब कि लॉस हो, लीक हो, मतलब कुछ इस तरीके के रिस्क होते हैं। तो उसे हमें समझना और उसको ध्यान में रख के अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, इस तो ये चीज़ें हम प्लानिंग में ऐड करते हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन प्लान देखते हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि मैं एक ऐप बना रहा हूँ, मैंने अपने स्कोर ऐप बना दिया, उसको अपलोड अपलोड कर दिया प्ले स्टोर पे, मतलब रिलीज हो गया वो और कस्टमर ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो ऐप मेरे कस्टमर्स को पसंद आ रहा है? तो उसके लिए मुझे उनके लिए उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा। वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ मतलब कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि आप रिव्यूज़ को देखें और रिव्यूज़ के आंसर्स करें। जो भी आपको कमेंट्स आ रहे होते हैं उनके आंसर्स करें। तो कुछ इस तरीके से हम कम्युनिकेशन चैनल को बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है। और डॉक्यूमेंटेशन भी एक तरीका होता है कि हम कम्युनिकेशन कर सके अपने कस्टमर से। उसके बाद जैसा कि हमने देखा कॉस्ट एस्टिमेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट प्लानिंग। आपको मतलब कि आप जब भी आप अपना प्रोजेक्ट शुरुआत से कर रहे हो तो जो शुरुआत मतलब आपने जिस तरीके से उसे शुरुआत किया तो आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि आपका बजट क्या होगा। तो वो चीज़ें आपको आपको डिसाइड मतलब कि आपको उस चीज़ को बड़े संभाल के यूज़ करना होगा। आपने सबसे पहले तो बजट बना लिया है, उसके बाद आपको हर चीज़ से मतलब कि उसे कंपेयर भी करना है। जब आप मतलब कि आपके पास एक पहले बजट है, उसके बाद अब आप अपने अपने स्कोर ऐप को देख रहे हो। अब मुझे होम पेज बनाने में इतना लग रहा है, मुझे मैचेस का पेज लगाने में इतना लग रहा है और उसके मतलब पेज बनाने में तो लग ही रहा है। उसके अलावा आपका एडवर्टीजमेंट अगर आपको अपना मोनेटाइज करना है तो उसके अलावा लेबर्स मतलब कि जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनको मतलब कि उनके उनको भी तो पैसा देना है उसके लिए। तो उस हिसाब से उनको मतलब कि उस हिसाब से ओवरऑल आप कॉस्ट कॉस्ट एस्टिमेशन निकालते हो। जैसे कि हमने पढ़ा ही कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि आप एस्टिमेट निकालते हो। तो उसमें हम देखते हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन आप कंपेयर करते हो कॉस्ट एस्टिमेशन किससे, जो आपने बजट बनाया था उससे। फिर उसके हिसाब से आप आगे डिसीजन लेते हो। अब क्वालिटी एश्योरेंस, तो जैसा कि हमने देखा क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि जब आप अपना प्रोजेक्ट को रिलीज कर दो, उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब कि सबसे पहले तो जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ तो अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ तो मैं अपना अपना खुद का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखूंगा। मतलब कि एक बना के रखूंगा कि हाँ मुझे कुछ इस तरीके की क्वालिटी का ऐप चाहिए। तो सबसे पहले तो वो उसे मीट करना चाहिए। जब भी मेरा ऐप बन के तैयार हो जाए तो जो मेरा क्वालिटी स्टैंडर्ड था वो तो उसे मीट करना ही चाहिए। और उसके अलावा जैसे कि मतलब कि हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए कि हम अपनी क्वालिटी को मार्केटिंग या फिर जो भी अ, मतलब कि जैसे हमारा ऐप रिलीज होने के बाद अगर उसमें कुछ कमियां निकलती भी है तो हमारी स्ट्रेटजीज प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम कुछ इस तरीके की होनी चाहिए ऐप बनाते समय कि हम उसे बेहतर कर सके कम से कम टाइम में, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। तो इसका मतलब ये है कि आसानी से आप उसमें चेंजेस कर सके। तो हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे और हमने यहाँ देखा प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है।
अब हम देखेंगे आगे प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के बारे में। और हम मतलब ऊपर ऊपर से देखें तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर ही प्रोजेक्ट प्लानिंग आता है। तो ये चीज़ क्या होती है? तो ये जो होते हैं ना, जो भी अब जैसे मैं गया हूँ सब्जी मंडी में, अब मुझे कुछ किलो प्याज लेना है, कुछ किलो आलू लेना है, तो मुझे ना पता होता है कि मुझे कितना किलो लेना है, क्या किलो लेना है, मतलब मेरे दिमाग में होता है वो चीज़। तो इसका क्या मतलब है कि वो मेजर से लेते हैं ना, मतलब मेजरेबल है वो चीज़ मैं मेजर कर सकता हूँ, मतलब उस तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो जो भी हम अ, जो भी हम मतलब कि मेजर्स होते हैं हमारे, मेजरिंग जैसे कि कॉस्ट देखा हमने कि भाई मुझे कैसे पता है पहले से कि मेरे प्रोजेक्ट में ये कॉस्ट लगने वाला है, या मेरे प्रोजेक्ट में इतने लोग लगने वाले हैं, या फिर मेरे प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगने वाला है। तो ये हम मेजर निकालते हैं ना। हम किस तरीके से निकालते हैं? वही सब एनालाइज करके, प्लानिंग करके। तो इसे ही हम प्रोजेक्ट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये सब करता कौन है, मतलब बनाता कौन है? अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो भी मतलब कि इस तरीके से हैं, तो करता कौन है? ये सब करता है आपकी कंपनी में। अगर आप एक वेल डिफाइंड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये काम करता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। जी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख के इस प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और मतलब गाइड करता है, या फिर आप कह सकते हैं लीड करता है इन सब चीज़ों को बनाना, ध्यान रखना। तो ये काम होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स होते हैं, वो हमारा मेजर्स होते हैं वेरियस एस्पेक्ट जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में लगते हैं। हम कुछ इस तरीके से उसको कह सकते हैं, जैसे कि उसका स्कोप क्या, स्टेक होल्डर क्या, कॉस्ट क्या, क्वालिटी क्या, है ना। तो हम इसे ऐसा ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले कुछ यहाँ पर कॉमनली यूज्ड प्रोजेक्ट देखेंगे मैट्रिक्स में। मतलब क्या, हम शेड्यूल परफॉर्मेंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस होती है, क्वालिटी मैट्रिक्स होता है। तो और इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम मतलब इसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं मैट्रिक्स के, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर शेड्यूल परफॉर्मेंस, अब तो शेड्यूल परफॉर्मेंस, हम शेड्यूल परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम जैसे कि अगर मैं क्रिकबज़ ऐप बना रहा हूँ, मतलब कुछ और बना रहा हूँ, लाइव क्रिकेट स्कोर ऐप कोई भी ले लो आप, उसमें मुझे शेड्यूल, अगर मैं ये पार्ट देखूँ शेड्यूल परफॉर्मेंस वाला, तो मैं वहाँ पर ये देखूंगा, उस चीज़ का मेज़र निकालूंगा, मतलब कि मैंने वो चीज़ मतलब कि अब हमने देखा था कि हम ब्रेक डाउन करते पार्ट्स में प्रोजेक्ट को। तो वो जो प्रोजेक्ट है जो मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ पार्ट्स में, तो मैं हर मतलब कि हर एक मतलब हर एक जो एस्पेक्ट है उसे कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं देखूंगा कि जो एस्पेक्ट है, मतलब कि जो भी मेरा पार्ट है, उसे मतलब कि जो मैंने पहले से तय करके रखा था टाइम, कि मुझे इस चीज़ में इतना टाइम लगेगा। अगर मुझे होम पेज बनाना है तो मुझे इस पेज में इतना टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर शेड्यूल परफॉर्मेंस में ये देखता हूँ हर पार्ट में, कि जैसे-जैसे मैं एक-एक पार्ट कंप्लीट करते जाता हूँ, मैं देखते जाता हूँ कि क्या मेरा माइलस्टोन अचीव हो रहा है। मतलब कि क्या मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो मैंने टाइम डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग मैं उसे कंप्लीट कर पा रहा हूँ। मैं उसे कंपेयर करूँगा, मतलब कि जो मैंने पहला प्लान्ड टाइम रखा था उससे एक्चुअल टाइम से कम, मतलब एक्चुअल टाइम जिसमें मैं पार्ट्स को अपने कंप्लीट करते जा रहा हूँ, उससे कंपेयर करके देखूँगा शेड्यूल परफॉर्मेंस में। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट परफॉर्मेंस। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस में मैं क्या करता हूँ, सो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा ना, कि जो मैंने अपना, जो जैसे कि हमने शेड्यूल परफॉर्मेंस में देखा कि मैं वहाँ पर अपने मेज़र कर रहा हूँ टाइम को, कॉस्ट परफॉर्मेंस में भी सेम काम करूँगा। मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने कॉस्ट को, जो मेरा लग रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, उसे कंपेयर करूँगा। मतलब जिस तरीके से मेरे को होम पेज बनाना था इतने पैसों में,
और मैंने जब उसे एक्चुअली बना लिया, मैंने वो सेक्टर अपना कंप्लीट कर लिया, तो मुझे कितने पैसे लगे, मैं उन दोनों को कंपेयर करके देखूंगा यहाँ पर। तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से काम करती है। फिर हम क्वालिटी मैट्रिक्स की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट बनते जा रहा है उसमें बग्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर। मतलब क्वालिटी हमें देखनी होती है तो हम बग्स देख रहे होते हैं कि हमारे इसमें नंबर ऑफ बग्स और जिस भी तरह के इश्यूज होते हैं। और इसे हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसा हमने क्वालिटी पिछले इसमें देखा था प्लानिंग में, जो हमारे यूजर का रिव्यू होता है हम उसे चेक करते हैं। अगर हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है तो हम यूजर के रिव्यू से इसे पता कर सकते हैं, या हम इसे मतलब कि हम इसे अपने जो हमारे जो कोड में बग्स है जितने भी, उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद आता है, यहाँ पर हमने लिखा है स्कोप। अब हम चौथा पॉइंट देख रहे हैं, स्कोप क्रीप। तो स्कोप में हमने सबसे पहले देखा कि हमें अपने ऐप में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये चीज़ हम यहाँ पर स्कोप में डिफाइन करते हैं। तो स्कोप को यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर प्लान करने का यहाँ पर ये इसका मतलब है कि हम अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन, मतलब कि मैं ये भी भर लूँ, मैं वो भी भर लूँ, मैं ये भी दिखा दूँ, मैं वो भी दिखा दूँ, उससे मतलब कि उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आपका बजट बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपके टाइम और बजट पे इफेक्ट ना करे, इसलिए हम स्कोप को डिसाइड करते हैं। तो ये है हमारे चौथे पॉइंट का मतलब। फिर उसके बाद रिस्क मैट्रिक्स, जैसा कि हमने देखा, आपको रिस्क मतलब आपको देखना पड़ता है कि मतलब आप रिस्क जिस तरीके से, अगर जैसे क्या रिस्क हो सकते हैं, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, मतलब जैसे अगर मैं अपने क्रिक बस का ही आपका एग्जांपल लूँ, तो उसमें क्या रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, मतलब रिस्क क्या हो सकता है कि आपका जो स्कोर है, अब आप वो किसी ना किसी सोर्स से ले रहे होंगे, अब वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है, एक तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद आपका यूज़र, मतलब कि जो यूज़र उसे अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा, अब आपने काफ़ी ज़्यादा बजट उस पे लगा दिया है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, कोई भी ऐप बनाया, आपने काफ़ी सारा बजट उस पे लगा दिया है। तो उसके बाद यूज़र जो है उसे एक्सेप्ट करेगा, अडॉप्ट करेगा उस चीज़ को या नहीं करेगा, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क में। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में इसे, और यहाँ पर हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। इसका सीधा सीधा यहाँ पर ये मतलब है कि जो आपके मतलब कि आपने ऐप बना दिया है, उसे अपलोड कर दिया है, वो चलने लगा है, लेकिन कुछ समय आने के बाद आपके मतलब जो यूजर्स हैं, कितने एक्टिव यूजर्स है उसमें से, मतलब ऐप तो वही अच्छा है ना, मतलब जिसपे यूजर्स रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब कि वो ऐप अच्छा है इसलिए उस पे यूजर्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप फीडबैक ले रहे हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ें आपको पूरे आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग में ध्यान रखना होता है, उस हिसाब से आपको अपडेटिंग करनी होती है, जिस हिसाब से आपको फीडबैक मिल रहा होता है। तो हमने पूरा यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लान और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स देखा, किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया। उसके अलावा आपको ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती है कि आप रेगुलरली अपने प्रोजेक्ट प्लान को अपडेट करते रहें, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होते जाती है। तो आपको अपने ऐप में भी चेंजेस, अब एक बार बना के छोड़ दिया ऐसा नहीं होता है। आप जब भी गूगल क्रोम का देखो या आपके ऐप स्टोर, मतलब मोबाइल का जो प्ले स्टोर है, उसमें आप अपडेट्स चेक करते रहो, आते रहते हैं हर ऐप के। क्रोम के तो बहुत ही आते हैं लंबे लंबे, मतलब बड़े बड़े। तो ये जो है, ये आपको समय समय के साथ प्लानिंग करते रहना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है फीडबैक के साथ साथ, और उसमें इम्प्रूवमेंट करने होते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर टाइम पे आपको अपने कॉस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने प्रोजेक्ट मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट प्लानिंग देखी। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने का, थैंक यू।